एक बात और बता दूं भैया नाग राजेंद्र जी, हम कवि सम्मेलनों की जिंदगी, कवियों की जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों का बड़ा महत्व होता है, एक तो माइक और एक होती है वाइफ। और जरूरी नहीं कि कवि को माइक अच्छा मिल जाए तो वाइफ भी अच्छी मिले, और वाइफ अच्छी मिल जाए तो माइक भी अच्छा मिले। और माइक और वाइफ जो होते हैं ना, कवि की जिंदगी में समानांतर काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत सारे विरोधाभास भी हो सकते हैं। माइक यदि छोटा या बड़ा हो तो उसको एडजस्ट करने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वाइफ के मामले में हम ऐसा नहीं कर सकते। और माइक के सामने बोल ले, ऐसी सब कवियों की हिम्मत होती है, लेकिन वाइफ के सामने बोल ले ऐसी इनमें से एक भी कवि की हिम्मत नहीं है। और साहब माइक खराब हो तो उसे बदलने की फैसिलिटी ये माइक वाले भैया के पास मौजूद है, लेकिन वाइफ खराब हो तो कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और साहब मैं क्या, माइक वाले भैया वाकई में आपका माइक से मैं इतना प्रभावित हुआ हूं, इतना प्रभावित हुआ हूं, आज तक किसी माइक से नहीं हुआ। क्योंकि हम ऐसे ऐसे कवि सम्मेलनों में जाते हैं कि जहां के माइक क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं या फिर आवाज खींचते हैं। कवि अपना फेफड़ा निकाल कर रख दे माइक के सामने, लेकिन उसकी आवाज आगे तक जाती ही नहीं, वो पूरी पी जाता है माइक ही। अब साहब एक कवि सम्मेलन में मैं गया और वहां का माइक क्या कर रहा था, मैं वास्तविक घटना बता रहा हूं, उस पर मैंने कविता लिख दी। वहां का माइक क्या कर रहा था, टीवी के विज्ञापन कैच कर रहा था। अब मैं कविता की एक पंक्ति पढ़ूं तो उसमें टीवी के विज्ञापन की दूसरी आवाज निकल रही थी। तो क्या हुआ, किस तरह से हुआ, माइक वाले भैया आप सुनना, आपके कोर्स की बात है, आपके ज्ञान की बात है। एक बार बुरे फंसे एक कवि सम्मेलन में जाकर घर से निकले थे शायद अपना ही मुंह देखकर, सुबह सुबह धर्मपत्नी ने डांटा और थोड़ा सा आगे गए तो एक नेता ने रास्ता काटा। एक नेता ने रास्ता काटा। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नेता की बात नहीं करता, नेता की बात क्या करना, नेता को उल्टा कर दो तो ताने और सीधा रखो फिर भी नहीं माने। सुबह सुबह धर्मपत्नी ने डांटा, थोड़ा सा आगे गया तो एक नेता ने रास्ता काटा। जैसे तैसे कवि सम्मेलन के मंच पर पहुंचा, हमने अपना काव्य पाठ शुरू किया। अब वो माइक क्या कर रहा था, टीवी के विज्ञापन कैच कर रहा था। हमने अपना काव्य पाठ शुरू किया, बोला भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों। माइक में से आवाज आई, लक्स की बनियान पहनो। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, माइक में से आवाज आई, लक्स की बनियान पहनो। मैंने कहा आपको मेरा सादर प्रणाम। माइक में से आवाज आई, झंडुआम झंडुआम बेड़ा। मैंने कहा दोस्तों, दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं, दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं। माइक में से आवाज आई, नया घर नई मिसेस, वाह सुनील बाबू बढ़िया है। और साहब जैसे ही हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तारीफ में अपना मुंह खोला, माइक में से आवाज आई, ठंडा मतलब, ठंडा मतलब कोका कोला। और साहब मेरे बाद कवि ऋतुराज गुजर की बारी आई। इन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई, ये बोले, ये देश तुम्हारे हवाले, ये देश तुम्हारे हवाले। माइक में से आवाज आई, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले। और साहब उसके बाद कवि प्रशांत जामलिया की बारी आई। उसने कविता कुछ इस तरह से सुनाई, वो बोला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में गंदगी को दूर करने के लिए क्या क्या नहीं किया। माइक में से आवाज आई, आपने हार्पिक ट्राई किया?
आपने हार्पिक ट्राई किया, ये फिर बोला देखो राजनीति और गुंडागिर्दी का घिनौना मेल। माइक में से आवाज आई ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल। उस कवि सम्मेलन में कवित्री ज्योति जलज भी आई थी। उन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई थी। ये बोली मुझे तुम माधुरी समझो या समझो मधुबाला। माइक में से आवाज आई 4 बूंदों वाला आया नया उजाला। 4 बूंदों वाला आया नया उजाला। ये फिर बोली बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। माइक में से आवाज आई टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। और सारे कवि विज्ञापनों की मार से हेट गए और चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ गए। अपनी जगह पे जाके बैठ गए। और साहब इस कवि सम्मेलन को हमें सम्मानीय आदरणीय रमेश शर्मा जी तक पहुंचाना है।